नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम खान कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस आलमबाग लखनऊ से। बेटा हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में भी जो लेक्चर आज का हमारा है वो है इंडियन माउंटेन्स। इंडियन माउंटेन्स पर बेटा हम लोग एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर चुके हैं, और जिसमें हम लोगों ने ट्रांस हिमालय देखा था, मध्य हिमालय देख लिया था, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या फिर शिवालिक, इन सब चीज़ों को देख लिया था। उसके आगे आज हमें स्टडी करना है, और आज की जो पहली हेडिंग बेटा हमारी रहेगी वो रहेगी अरावली पर्वत। तो अरावली माउंटेन से हम लोग अपनी बात को रखते हैं। तो सबसे पहली बात जो आज का पहला टॉपिक है वो रहेगा अरावली की पहाड़ियाँ। तो बेटा अगर हम अरावली की पहाड़ियों की बात करें तो इनके बारे में जानते हैं कि क्या हैं अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पहाड़ियाँ हैं। क्या है बेटा? ये विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार, या बेटा इन्हीं को बोला जाता है अवशिष्ट पर्वत, यानी रेजिडुअल माउंटेन्स हैं। कौन? अरावली। यानी अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन रेजिडुअल माउंटेन्स हैं या फिर मोड़दार पर्वत हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं बेटा, इनको राजस्थान का एक शहर पड़ता है जिसको हम उदयपुर जानते हैं, और राजस्थान के उदयपुर में इन अरावली की पहाड़ियों को जरगा की पहाड़ियों, और बेटा दिल्ली में इन्हें दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। और थोड़ी सी अगर हम बात करें, जो अरावली पहाड़ियों का नॉर्दर्न पार्ट है उस नॉर्दर्न पार्ट को रॉयल सीमा हिल्स के नाम से, और साउदर्न पार्ट को आबू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं अरावली की पहाड़ियाँ। तो बेटा हम डायग्राम से ही बात करेंगे। अगर मैं कुछ इस तरीके से बना दूं कि बेटा अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, बेटा अरावली की पहाड़ियाँ कुछ इस तरीके से हैं। बेटा यही मान लेते हैं अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और मान लेते हैं ये इसका नॉर्दर्न पार्ट है, यानी ये क्या है? इसका नॉर्दर्न पार्ट है। और अरावली की पहाड़ियों के नॉर्दर्न पार्ट को बेटा रॉयल सीमा हिल्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल सीमा हिल्स के नाम से जानते हैं। और जो इसका साउथर्न पार्ट है, यानी इसके साउदर्न पार्ट को बेटा हम लोग जो कहते हैं वो है आबू पर्वत या आबू माउंटेन्स। तो सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो पहली बात क्या है कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ क्या हैं बेटा? ये विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ हैं, विश्व की सबसे प्राचीन और कैसी? अवशिष्ट पर्वत हैं। कैसे बेटा? अवशिष्ट पर्वत इनको बोला जाता है। और अवशिष्ट पर्वत को लिखेंगे रेजिडुअल माउंटेन्स, यानी ये क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन रेजिडुअल माउंटेन्स हैं। और बेटा इन्हें राजस्थान का एक शहर उदयपुर, इस उदयपुर में बेटा इन्हें जरगा की पहाड़ी, क्या बेटा? जरगा की पहाड़ी। और बेटा अगर हम दिल्ली में बात करें तो बेटा इन्हें दिल्ली में दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, या दिल्ली की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बेटा तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात है, इसके नॉर्दर्न पार्ट को बेटा हम रॉयल सीमा हिल्स, और बेटा अगर इसका साउदर्न पार्ट करें जिसको हम आबू पर्वत के नाम से जानते हैं। और इस अरावली की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो बेटा याद रखना सबसे ऊंची चोटी है, वो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और इस गुरु शिखर की जो हाइट है, इसकी हाइट है 1722 मीटर। यानी इसी में अगर हम बात करें, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये, इसका नाम है गुरु शिखर। और ये जो गुरु शिखर है ये बेटा इसकी हाइट 1722 मीटर है, यानी आबू पर्वत। और बेटा ये जो आबू पर्वत है, आबू पर्वत पर ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, आबू पर्वत पर एक मंदिर बना हुआ है, एक जैन मंदिर है जिसको बोला जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या है बेटा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कहाँ है ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर? इसी आबू पर्वत पर है, जो भारत के अंदर राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया। तो बेटा क्या करना है बेटा? आपको यही जानना है। और बेटा याद रखना, अरावली की पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। एक बार फिर से सुन लें, इनकी खास बात क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की सबसे प्राचीन कैसी? रेजिडुअल माउंटेन्स हैं।
हैं। दूसरी बात, राजस्थान के उदयपुर में इन्हें जरगा की पहाड़ियों, जबकि दिल्ली में दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरावली माउंटेन्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है? गुरु शिखर है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। अरावली पहाड़ियों के उत्तरी भाग को रायलसीमा हिल्स, जबकि दक्षिणी भाग को बेटा आबू पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इसी रायलसीमा हिल्स पर बेटा अगर हम बात करें, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है बेटा, इसी नॉर्दर्न पार्ट पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, जो बेटा एडविन लुटियंस के द्वारा, किसके द्वारा? एडविन लुटियंस के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है। हमारा राष्ट्र भवन कहाँ है? इसी रायलसीमा हिल्स पर स्थित है, जो मिस्टर एडविन लुटियंस के द्वारा डिज़ाइन किया गया। एंड तीसरी बात क्या पढ़ेंगे, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आबू पर्वत है, गुरशिखर है, और गुरशिखर जिसकी हाइट 1722 मीटर है। और आबू पर्वत पर एक जैन धर्म का बहुत ही बेहतरीन मंदिर बना हुआ है, जिसका नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया। आबू पर्वत के बारे में इतना, अरावली की पहाड़ियों के बारे में इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, विंध्याचल की पहाड़ियाँ। विंध्याचल पर्वत या विंध्याचल माउंटेन्स के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। जितने भी टॉपिक्स आज पढ़ेंगे सारे एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट होगा बेटा विंध्याचल पर्वत या विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल पर्वत। और बेटा ये भारत के मध्य भाग में स्थित, पहली बात क्या है कि जो भारत है, भारत के मध्य भाग में स्थित है। और अगर भारत के मध्य भाग में स्थित हैं, अगर मैं इनके विस्तार की बात करूं, विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में है। इनका विस्तार बेटा अगर देखिए कहाँ तक है, तो इनके विस्तार की बात की जाए, इनका विस्तार है गुजरात है बेटा, मध्य प्रदेश होगा और बेटा बिहार राज्यों में इनका क्या है? विस्तार पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट नहीं है। और बिहार में जो ये विंध्याचल पर्वत है, बिहार में इन्हें कैमूर पर्वत के नाम से जाना जाता है। कैमूर पर्वत के नाम से जाना जाता है, कैमूर माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। बेटा अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाना चाहें, इन विंध्याचल पर्वत को देखना चाहें, तो बेटा इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर हम अपने डायग्राम पर देखें तो बेटा कुछ इस तरीके से जाएंगे। अगर ऐसे जा कर के ऐसे, अगर सबसे पहले ये क्या है? कैमूर माउंटेन्स, यानी कैमूर माउंटेन्स। अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोलेंगे भांडेर की पहाड़ी। क्या है बेटा? भांडेर की पहाड़ी। यानी विंध्याचल पर्वत को 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली कौन सी है? कैमूर बेटा, दूसरी भांडेर और तीसरी खुद विंध्याचल है। तो इस तरीके से इस को डिज़ाइन किया गया है या बांटा गया है। विंध्याचल पर्वत, भांडेर की पहाड़ी और कैमूर पर्वत के नाम से इन्हें जाना जाता है। बेटा एक बात जान ले कि ये भारत के एग्ज़ाम के नज़रिए से थोड़ी सी कम इम्पॉर्टेंट है। भारत के मध्य भाग में स्थित हैं। इनका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों में है। बिहार में इसे स्पेशली इन्हें कैमूर पर्वत के नाम से जाना जाता है। और अगर विंध्याचल पर्वत की बात करें तो इनका एक पार्ट विंध्याचल की पहाड़ी, भांडेर की पहाड़ी और कैमूर माउंटेन्स या कैमूर की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है बेटा आपका सतपुड़ा माउंटेन्स। हेडिंग लगाइए, सतपुड़ा पर्वत। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे जानेंगे? देखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है सतपुड़ा माउंटेन्स। और अगर हम सतपुड़ा पर्वत की बात करें बेटा, यहाँ पर कई क्वेश्चन बनते हैं, कई क्वेश्चन होते हैं। कैसे देखिए बेटा, जो सतपुड़ा पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत भी जो भारत है, भारत के मध्य भाग में स्थित है। कहाँ बेटा? भारत के मध्य भाग में स्थित। और बेटा अगर मैं इन पहाड़ियों की भी बात करूं, अगर सतपुड़ा पर्वत की भी बात की जाए तो कि इस तरीके से देखेंगे बेटा, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हैं। कौन सी हैं? पहला बेटा है इनको सतपुड़ा पर्वत यानी सतपुड़ा माउंटेन्स या फिर इन्हें राजपीपला की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। राजपीपला यानी पश्चिम से पूर्व क्या है? राजपीपला की पहाड़ी। दूसरी है बेटा महादेव पहाड़ी। क्या है बेटा? महादेव पहाड़ी। और तीसरी है बेटा मैकाल पर्वत। कौन है बेटा? मैकाल पर्वत। और बेटा याद रखना, इस मैकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है बेटा कौन सी?
इस महाकाल पर्वत की एक सबसे ऊंची चोटी है, इसकी भी एक सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना, महाकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक। कौन है? अमरकंटक। और इस अमरकंटक की जो हाइट है वो 1050 मीटर होगी। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो होगी धूपगढ़, और धूपगढ़ की हाइट होगी 1350 मीटर। और इस सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है? धूपगढ़ है, जिसकी हाइट 1350 मीटर है। आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है? पहली बात, सतपुड़ा पर्वत क्या है? भारत के मध्य भाग में स्थित है, और ये क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स, यानी ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण हैं। यानी ये क्या है? ब्लॉक पर्वत के, ये क्या है? एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन्स है। कौन? सतपुड़ा पर्वत। और बेटा ये पश्चिम से पूर्व किस तरीके से डिवाइड है? राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ियाँ और महाकाल पर्वत में डिवाइड है, या इनका समूह ही बेटा सतपुड़ा पर्वत कहलाएगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़, जिसकी हाइट 1350 मीटर। महाकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकंटक, और अमरकंटक की बेटा जो हाइट है वो है 1050 मीटर। अब बेटा आपको क्या बातें जाननी है? देखिए, पहली बात में अगर हम देखें तो बेटा इसके बारे में क्या जानना है। जो बेटा महादेव की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर एक प्रमुख पर्यटक स्थल स्थित है, और उस पर्यटक स्थल का नाम है पंचमढ़ी। यानी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है पंचमढ़ी, जो यहीं पर स्थित है। और बेटा अमरकंटक की बात करें तो इस अमरकंटक के नॉर्थ में और साउथ में, इस नॉर्थ में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है सोन नदी, और बेटा साउथ में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। यानी हम यह बात भी यहाँ पर कह सकते हैं कि अमरकंटक वो पहाड़ी है जिसके नॉर्थ में सोन नदी निकलती है और जिसके साउथ में नर्मदा नदी निकलती है। तो यही बातें बेटा आपको जाननी भी हैं। हम बेटा जब रिवर पढ़ेंगे तो रिवर्स के बारे में और भी जानेंगे। और बेटा ताप्ती नदी भी यहीं से निकलती है, मगर थोड़ा सा अलग हटके निकलती है ताप्ती नदी। या ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी क्या है बेटा? ऐसे कह सकते हो कि जो सतपुड़ा पर्वत है, इस सतपुड़ा पर्वत के नीचे से बेटा यहाँ कहीं साउथ ताप्ती नदी है, और इसके ऊपर में बेटा ऐसे अगर हम बना दें तो बेटा ये हमारी नर्मदा नदी होगी, नर्मदा नदी होगी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती। खैर हमें ये सब चीज़ों को आगे हम रिवर्स पढ़ेंगे तब वहाँ पर जानेंगे। इनकी खास बात क्या है? अगर ये जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल्स हैं जो भारत के मध्य भाग में स्थित है, और पश्चिम से पूर्व में इन्हें राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ियाँ और महाकाल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इनके बेटा अगर मैं बात करूँ धूपगढ़, बेटा महादेव पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटी जिसका नाम है धूपगढ़, जिसकी हाइट 1350 मीटर, और महाकाल की सबसे ऊँची चोटी कौन है? अमरकंटक, जिसकी हाइट 1050 मीटर है। और बेटा इस अमरकंटक की पहाड़ियों के नॉर्थ में सोन नदी निकलती है, जबकि इसके साउथ में कौन नदी बह रही? नर्मदा नदी। यही सब चीज़ें पढ़नी है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब बेटा हम साउथ की तरफ पढ़ना है। साउथ की तरफ अगर पहुँचेंगे तो बेटा देखिए, साउथ में हमने कई पहाड़ियों का जिक्र किया था। जैसे बेटा हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो हेडिंग लगाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगर किसी को कोई आइडिया हो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें। तो पहली क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो क्या है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, समझ लेते हैं। तो बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों का अगर हम डायग्राम कुछ इस तरीके से देखें तो बेटा देखो, कुछ हमें ये पढ़ना होगा। देखो बेटा, ये पश्चिमी घाट पर्वत, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, कार्डमम, और बेटा ये हमारी नागरकोयल। तो हम ये पढ़ रहे हैं क्या? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्या पढ़ेंगे? नीलगिरी पढ़ेंगे। इसके बाद अन्नामलाई पढ़ेंगे। मैं एक बार बताए दे रहा हूँ, अन्नामलाई के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्डमम पढ़ेंगे। और कार्डमम के बाद इस तरफ आएंगे तो शेवराय पढ़ेंगे, जवादी पढ़ेंगे। और बेटा अगर हम आंध्र प्रदेश पहुँचेंगे तो आंध्र प्रदेश में वेलिकोंडा, कौन है? वेलिकोंडा, नल्लामलाई। तो इन पहाड़ियों का भी जिक्र करेंगे। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की भी कुछ पहाड़ियों का जिक्र करेंगे, मगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखना बेटा, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं इनका विस्तार बेटा कहाँ है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में इनका विस्तार पाया जाता है। यानी सबसे पहली बात करें इन नीलगिरी की पहाड़ियों का, और दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहली बात, इनका अगर हम विस्तार देखें तो कहाँ से कहाँ तक है इनका विस्तार? बेटा TN का मतलब तमिलनाडु, कर्नाटक,
और केरल राज्यों में, कहाँ कहाँ है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में नीलगिरी पर्वत का या नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार है। दूसरी बात, अगर मैं इन नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करूं, इन नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो पश्चिमी घाट पर्वत है, यानी नेक्स्ट बात क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत एंड क्या है बेटा, पूर्वी घाट पर्वत है। तो पूर्वी घाट पर्वत हैं, तो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत इन नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही मिलते हैं, पहली बात। नेक्स्ट बात है, इस नीलगिरी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। क्या है, डोडा बेटा। तो तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो नीलगिरी है, इस नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, मैं साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, नीलगिरी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है बेटा कौन, डोडा बेटा। और इस डोडा बेटा की जो हाइट है वो है 2637 मीटर। और डोडा बेटा के बारे में कहा जाता है कि ये साउथ इंडिया की, इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और बेटा अगला पॉइंट हम क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, प्रमुख पर्यटक स्थल है जिसका नाम है उटक मंडक। क्या नाम है, उटक मंडक। और यही इसी को कुछ लोग कहते हैं ऊटी। तो बेटा आप क्या जान रहे हैं कि बेटा जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों की बाउंड्री पर है। दूसरी बात बेटा, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट स्थलों का ये मिलन स्थल बोला जाता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, डोडा बेटा, जिसकी हाइट 2637 मीटर है। और डोडा बेटा साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। एक बहुत फेमस पर्यटक स्थल है जिसका नाम क्या है बेटा, उटक मंडक यहीं पर है। और बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों की एक और बहुत अच्छी बात करें बेटा, अगर मैं इस पूरे के पूरे पश्चिमी घाट पर्वत की बात कर लूँ, पूरे के पूरे पश्चिमी घाट पर्वत की, तो याद रखना बेटा ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पश्चिमी घाट पर्वत पूरी दुनिया में अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। काहे के लिए जाना जाता है, अपनी पूरी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि वर्ष 2012 में बेटा नोट के तौर पर लिखना चाहना तो नोट कर लेना कि 2012 में इस यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थलों में इसे शामिल किया था। और क्यों शामिल किया था, क्योंकि बेटा ये जो विश्व पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत पूरे विश्व में अपनी बायोडाइवर्सिटी, अपनी जैव विविधता के लिए फेमस होने की वजह से वर्ष 2012 में यूनेस्को ने इसे अपने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया। तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस हैं। काहे के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस। और अगर ये बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है तो एक प्रमुख प्लेस है साइलेंट वैली। क्या है बेटा, साइलेंट वैली। और ये साइलेंट वैली याद रखना बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों का ही हिस्सा है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं का पार्ट है। और ये साइलेंट वैली पूरे भारत में सबसे ज़्यादा किस लिए फेमस है, अपनी जैव विविधता के लिए फेमस, या अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। इससे ज़्यादा नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना, एक बार फिर से सुन लो। नीलगिरी की पहाड़ियों की लोकेशन तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों की बाउंड्री पर स्थित पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत का मिलन स्थल। थर्ड बात है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा, जो साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। एंड नेक्स्ट बात अगर बात करें तो यहाँ पर एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है जिसका नाम उटक मंडक या ऊटी है। और बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक बहुत फेमस प्लेस पाया जाता है जिसको हम लोग साइलेंट वैली या शांत घाटी के नाम से जानते हैं। और ये शांत घाटी भी बेटा पूरी दुनिया में या पूरे भारत के अंदर अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है। अगर कोई भी बात बेटा किसी भी बच्चे को समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट आते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। नेक्स्ट पढ़ते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ क्या हैं जानते हैं इनके बारे में। और सबसे पहली बात इनकी लोकेशन जानते हैं कहाँ है। तो अन्नामलाई की पहाड़ियों की लोकेशन भी बेटा 3 राज्यों में ही है। अगर हम अन्नामलाई की बात करें तो इनकी भी अगर हम लोकेशन की बात करें तो बेटा ये कहाँ है, तमिलनाडु, कर्नाटक
एंड केरल राज्यों में स्थित है अन्नामलाई। और बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी बताएं बेटा कौन है? वो है अनाईमुडी या अलाईमुडी भी कुछ लोग कहते हैं। कौन है? अनाईमुडी। और इसकी हाइट 2695 मीटर। और जो ये अनाईमुडी है, ये अनाईमुडी याद रखना बेटा, हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये जो साउथ इंडिया है, इस साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, यानी हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, सबसे ऊंची चोटी। बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, पूछा भी जाता है कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप आंसर क्या दोगे? अनाईमुडी। कहाँ स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित अलाईमुडी या अनाईमुडी साउथ इंडिया की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियां हैं। बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालें, शेवराय की पहाड़ियाँ। इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, शेवराय की पहाड़ियाँ। क्या पढ़ना है? शेवराय की पहाड़ियाँ। तो शेवराय की पहाड़ियों के बारे में देखते हैं। शेवराय की पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लोकेशन पूछा जाता है, शेवराय की पहाड़ियाँ। और ये जो शेवराय की पहाड़ियाँ हैं, ये बेटा पूर्वी घाट पर्वत का भाग है। क्या है बेटा? ये जो पूर्वी घाट पर्वत है, इसका भाग है। और इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो इनकी लोकेशन पड़ती है तमिलनाडु में। कुछ भी नहीं पढ़ना, एक पॉइंट। और शेवराय की पहाड़ियाँ आयरन ओर के लिए फेमस। आयरन ओर को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? लौह अयस्क के लिए फेमस है। काहे के लिए? लौह अयस्क के लिए फेमस, लौह अयस्क के लिए फेमस। नेक्स्ट होंगी कार्डमम की पहाड़ियाँ, या इन्हीं को बेटा इलायची की पहाड़ियाँ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलायची की पहाड़ियाँ। और ये कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पर्वत का भाग हैं। किसका बेटा? पश्चिमी घाट पर्वत का भाग। और इनकी लोकेशन अगर मैं बात करूं तो वो है बेटा तमिलनाडु में। और ये पहाड़ियाँ इलायची की खेती के लिए फेमस। काहे के लिए बेटा फेमस? इलायची के लिए फेमस। और इसीलिए इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इसके अलावा बेटा हम याद करेंगे, यहाँ पर एक और छोटी सी पहाड़ियाँ हैं जिनको नागरकोयल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस 2013 में इनकी लोकेशन पूछी गई थी कि नागरकोयल की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो याद रखना, नागरकोयल की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं बेटा, और तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। शेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, जवादी तमिलनाडु, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, ये दोनों की दोनों पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश राज्यों में इनकी लोकेशन पाई जाती है। इसके अलावा हम बेटा अब पढ़ लेते हैं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। एक क्वेश्चन पीसीएस 2019 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2018 का एक क्वेश्चन था, उसका भी जिक्र करूंगा। क्या था? सारी बातों की बात कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, अगर मैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की बात करूं, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों की बात करूं, देखिए बेटा जल्दी से जरा सा मैं एक गिलास पानी पी लूं। चलिए देखिए, ये जो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ हैं, इनके बारे में बस जान लो। क्या है? एक बेटा नदी है, जिस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो भारत है, भारत की पूर्वोत्तर सबसे पूर्वी सीमा को डिसाइड करती है। यानी ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की सबसे पूर्वी सीमा का, यानी हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे पूर्वी सीमा को डिसाइड करती है। सबसे पूर्वी सीमा का डिसाइड करती है, इसी का निर्धारण करती है। और बेटा दूसरी बात है कि जो नॉर्दर्न इंडिया है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, या समझ में, यानी उत्तर पूर्वी भारत है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो अधिकांश पहाड़ियाँ हैं,
बेटा इसकी अधिकांश पहाड़ियाँ यानी मैक्सिमम हिल्स जो हैं छोटी छोटी नदी या फिर नालों के द्वारा अलग होती हैं, नली या नदियाँ या नालों के द्वारा अलग होती हैं, जहाँ पर तमाम मतलब मैक्सिमम या कई जनजातियाँ बेटा एक वर्ड पढ़ा होगा झूम खेती या फिर बेटा इसी को बोलते हैं स्थानांतरीय एग्रीकल्चर, खेती करती हुई नज़र आती हैं। और कुछ नहीं जानना है, नज़र आती हैं। ये आप पूर्वोत्तर भारत में देखने को क्या मिलेगा कि बेटा जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की बिल्कुल पूर्वोत्तर सीमा को डिसाइड करती है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अधिकांश पहाड़ियाँ नदियाँ और नालियों के द्वारा अलग होती हैं, जहाँ पर भारत की तमाम जनजातियाँ अपनी सुविधाओं के साथ झूमिंग खेती या स्थानांतरी खेती, एक ही चीज़ें हैं और लगा सकते हो बीच में, एक ही है। स्थानांतरी खेती का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी पर्टिकुलर प्लेस पर एग्रीकल्चर की जा रही थी और ये एग्रीकल्चर तब तक की जा रही थी जब तक ये प्लेस क्या था, फर्टाइल था, उपजाऊ था। जैसे ही इस ज़मीन की उपजाऊपन खत्म होगा तो इस ज़मीन को छोड़कर नेक्स्ट प्लेस पर खेती करना ही क्या कहलाता है, झूमिंग खेती या स्थानांतरी खेती कहलाता है, जो पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलता है। इसके अलावा बेटा भारत में अगर हम तमाम पहाड़ियों की बात करें तो बेटा अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में कई पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, जैसे मिसमी, कौन देखे मिलेगी, मिसमी की पहाड़ियां, अबोर की पहाड़ियां, डाफला, ऐसे ही पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। अगर मैं असम की बात करूं तो असम में बेटा एक बहुत फेमस पहाड़ियाँ हैं, मिकिर की पहाड़ियाँ। कौन है बेटा, मिकिर की पहाड़ियाँ। और बेटा अगर मैं ये हो गई, एक बेटा पटकई बूम पहाड़ियाँ होंगी, कौन होंगी, पटकई बूम। और ये जो पटकई बूम है ये बेटा अरुणाचल प्रदेश, कौन बेटा, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच बाउंड्री का निर्धारण करती है। इसी तरीके से देख सकते हो। और बेटा और जाएं, मेघालय जाएं तो मेघालय में देखा होगा गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मिलती हैं। इसके अलावा मिज़ोरम में मिज़ो की पहाड़ियाँ मिलती हैं, नागालैंड में नागा की पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहाड़ियाँ हैं जिनकी लोकेशन कभी कदार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, आप देख सकते हैं। और भी चीज़ें, एक बरेल की पहाड़ियाँ हैं, असम मणिपुर और नागालैंड के बीच में स्थित हैं। कौन है बेटा, बरेल की पहाड़ियाँ। तो बरेल की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं बेटा, अगर बात करें तो ये असम, नागालैंड और मणिपुर, इन तीनों के बीच में या लोकेशन होगी। इस तरीके से बेटा हम लोग कह सकते हैं। देखिए बेटा अब सारी की सारी पहाड़ियाँ भारत की आपकी ख़त्म हैं। वो पहाड़ियाँ जो बेटा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, हमने उन पहाड़ियों का डिस्कशन आप लोगों के कहने के आगे किया। मगर बेटा ऐसी तमाम पहाड़ियाँ होंगी जो मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस नहीं किया होगा। आपको बेटा करना क्या है, आपको अपने प्रीवियस पेपर्स को उठाना है और बेटा आपको अपने आप जितने भी आने वाले पेपर्स हैं उनमें अपडेट रहना है कि न्यू समय में या आज के समय में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसे बन रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है। इन सब बातों का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा क्योंकि जीएस है, जीएस में हर बार हर क्वेश्चन को अपडेट करके पूछा जाता है और बेटा वो एग्जामिनर के पूछने का तरीका हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब बेटा मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक पीसीएस 2017-18 में एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं इसी में बात कर लूँ बेटा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा था, गारो खासी जयंतिया। अब बेटा गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि इन पहाड़ियों की जो शेप है वो फनल शेप में है, एक कीप के शेप में है। कीप के शेप में होने की वजह से बेटा जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से उठने वाला जो मानसून है, उन हवाओं को या मानसून को रोकने में सबसे ज़्यादा कैपेबल होने की वजह से बेटा यहाँ पर क्या है, ये मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा कराने में भी सहायक हैं। और बेटा यही रीज़न, अगर मैं पहले बात करता अरावली की पहाड़ियों में, तो बेटा अरावली की पहाड़ियाँ क्या हैं बेटा, जो ये मानसून है, ये बेटा जो वेस्ट
वेस्ट साउथ यानी साउथ वेस्ट मानसून जो आता है बेटा, इस साउथ वेस्ट मानसून को या इन मानसूनी पवनों को अरावली की पहाड़ियाँ रोकने में कैपेबल नहीं है। यही रीज़न है कि पूरा का पूरा राजस्थान वर्ष के 12 महीने बारिश से या वर्षा से अछूता रह जाता है, जबकि बेटा ये आगे जा कर के हिमालय पर्वत से टकराती हैं, वापस आती हैं। उन सब चीज़ें हम लोग क्लाइमेट में बात करेंगे। तो यहाँ पर बस मैं इतनी बात बता रहा था कि जो गारो खासी जयंतियाँ हैं, ये गारो खासी जयंतियों की शेप फनल शेप में होने की वजह से मानसूनी पवनों को रोकने में सबसे ज़्यादा कैपेबल, और यही रीज़न है कि चेरापूंजी और मानसीरम जैसे प्लेस जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा पाई जाती है, वो इन्हीं पहाड़ियों की वजह से इनमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बेटा 2-4 क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख लेते हैं कि आज की डेट में हिमालय पर्वत से या हिमालयन या इंडियन माउंटेन से किस तरीके से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हो रही। चलिए एक क्वेश्चंस की बात करता हूं। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, यानी आपको सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सूची 1 मैंने कर दी और ये है सूची 2। सूची 1 को जो पढ़ाया है वही क्वेश्चन। बेटा पहला क्या था, पंजाब हिमालय, मैं यहाँ पर क्वेश्चन रखे देता हूँ पंजाब हिमालय। दूसरा पॉइंट रख देता हूँ कुमायूं हिमालय, सारी चीज़ें पढ़ाई हैं कुमायूं हिमालय। तीसरा रख देता हूँ बेटा, रख क्या देता हूँ, यही है नेपाल हिमालय। और चौथा है असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय। और यहाँ पर 1, 2 कुछ भी रख दो, 3, बस केवल मैचिंग करना मैं सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। क्या देखिए बेटा, जैसे पहला सतलज नदी से, सॉरी ये नहीं होगा, हो जाता वो भी, सिंध नदी से सतलज नदी। दूसरा मान लेते हैं तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्रा। एक मान लेते हैं काली नदी से तीस्ता। एक मान लेते हैं सतलज नदी से काली नदी। यही क्वेश्चन था बेटा। अब इस क्वेश्चन को सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। बेटा मुझे भी नहीं पता इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, बट बेटा अगर हमारे इंडियन माउंटेन्स के पहले लेक्चर्स को आप देखेंगे तो मैंने ऐसे डिसाइड किया था 4 पार्ट में। यहाँ पर क्या था, सिंधु नदी था। अब बेटा मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या हो सकता है। अब ये कहो कि नहीं पढ़ाया, नहीं बेटा आपके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। सिंधु नदी, ये क्या है, सतलज था। ये बेटा क्या था, ये था काली नदी। ये क्या था, तीस्ता नदी। ये क्या है, ब्रह्मपुत्र। अब बेटा ये क्या है, असम हिमालय। ये क्या है, नेपाल हिमालय। ये क्या है बेटा, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय ऑप्शन में रखा है, कुमायूं हिमालय। और ये क्या है, पंजाब हिमालय। अब आप खुद देखो पंजाब हिमालय कहाँ से है, सिंधु नदी से सतलज। अब देखिए बेटा पंजाब हिमालय कहाँ आएगा, सिंधु से सतलज। तो 1 का 3 मैच हो जाएगा। बेटा पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ। दूसरा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहाँ है, सतलज से काली। कुमायूं कहाँ है, सतलज से काली। इस तरीके से मैच होगा। नेपाल हिमालय, आप देखिए नेपाल कहाँ है, काली से तीस्ता। काली से तीस्ता, यानी ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन का ये स्टैंडर्ड जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। और बेटा फिर मैं बता रहा हूँ 20 सितंबर 2020 को, यानी 20 सितंबर 2020 को रिव्यू ऑफिसर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि कुमायूं हिमालय की लोकेशन किन 2 नदियों के मध्य में है। तो क्या दोगे, सतलज और काली नदी के मध्य में इसकी लोकेशन थी। PCS 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, निम्न पर विचार करें। क्वेश्चन क्या था, निम्न पर विचार करें। कैसे क्वेश्चन बनाया गया, करें। पहला था गारो, दूसरा था खासी, तीसरा था जयंतिया एंड नेक्स्ट था नागा। बेटा इन क्वेश्चन में नागा क्वेश्चन था कि इन पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में लगाएं। कहाँ लगाएं, पश्चिम से पूर्व, यानी ये पश्चिम से पूर्व लगाना था। तो इनका बेटा याद रखना, इसका आंसर ही यही होगा 1, 2, 3, 4। इनका ऑर्डर ही यही है,
पहले गारो है, फिर खासी, फिर जयंतिया। पश्चिम से पूर्व की बात कर रहा हूँ, वेस्ट टू ईस्ट, इनका ऑर्डर ही है बेटा गारो, खासी और जयंतिया। तो इस लेवल पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैं बताता हूँ और कैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यहाँ पर हो सकता है जब टफ करेगा कैसे। वहीं तो बेटा नॉर्मल पूछ लेगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, कंचनजंगा की हाइट क्या है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हमारे इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, आप क्या दोगे? हमारे इंडिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन, हाइट 8611 मीटर। नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछेगा, मगर फिर वही बात है कि क्वेश्चन एग्जामिनर के पूछने के स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है कि वो बेटा क्या आपसे पूछना चाहता है। तो एक छोटे से क्वेश्चन को और बताता हूँ, लिखिए बेटा। क्वेश्चन था निम्न पर विचार करें। क्या विचार करना है? 4 पहाड़ियाँ दे देगा और वो गंदी गंदी। पहले दे दी नामचा बारवा, पढ़ाया है मैंने। दूसरा दे दिया K2 ही दे दिया। तीसरा दे दिया, मान लो कि तीसरी पहाड़ी दे दी माउंट एवरेस्ट दे दिया। नंबर 4 पर उसने कंचनजंगा दे दिया। चलिए 4 पे ही क्वेश्चन बना रहा हूँ। इन पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम अरेंज करें। कैसे? पूर्व से पश्चिम अरेंज करें। तो पूर्व से पश्चिम अरेंज कैसे करेंगे? अगर अब आपने बेटा रट के गए हो तो यकीन जान लो क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम होगी। रटना नहीं है, सारी चीज़ें मैप पर सीखनी है। अगर आप पूर्व में देखें तो बेटा सबसे पूर्व में कौन है? नामचा बारवा, यानी नामचा बारवा ऑप्शन नंबर 1 पहले नंबर पर आएगा। अब बेटा K2 देखिए बेटा, अगर हम इंडिया की लोकेशन देखें, फिर बेटा बात यहीं पर आकर के फंस रही है कि अब बेटा ये मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, सिखा नहीं सकता। अब आपने चीज़ों को कितना समझा है, आपने कितना मैथ की मतलब इसकी प्रैक्टिस की है, कितना मैपिंग पे चीज़ों को देखा है, उतनी जल्दी और उतना बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन। मेरा काम था बेटा पढ़ाना, वो मैंने कर दिया। अब बेटा देखिए यहाँ पर K2 था, ये K2 था, इधर ही यहीं पर है। अब बेटा ये K2 है तो बेटा माउंट एवरेस्ट देखिए कहाँ है? ये नेपाल में है। इसके बाद ये सिक्किम में क्या है? सिक्किम में बेटा ये पड़ेगी कंचनजंगा, ये माउंट एवरेस्ट, ये K2 और यहाँ सबसे अंत में है नामचा बारवा। तो नामचा बारवा और कंचनजंगा, तीसरी माउंट एवरेस्ट और K2। तो बेटा ये हो गई। दूसरी कौन आएगी? कंचनजंगा। तो 1 4, इसके बाद में आएगी माउंट एवरेस्ट 1 4 3rd एंड फर्स्ट 4 3rd एंड 2nd। दिस इज राइट आंसर। तो बेटा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ये भी हो सकता है, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और बेटा नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा तो बेटा फिर 1 लाइनर अप्रोच पर वो कुछ भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि बेटा डलहौजी प्लेस भारत के किस राज्य में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं मध्य हिमालय में मैंने पढ़ाया होगा कि डलहौजी कहाँ है, धर्मशाला कहाँ है, दार्जिलिंग प्लेस कहाँ है। इन सब चीज़ों पर भी चर्चा एग्जाम में की जाती है। चलिए बेटा आज के लिए हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आएंगे द्वीपीय भारत और तटीय भारत के साथ, यानी नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा? द्वीपीय भारत और तटीय भारत पर। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। बेटा एक चीज़ और हमारी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो बेटा एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही बेटा।